हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का 14th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्रोनो ने आइजावा को पकड़ रखा होता है और वो अपने मन में ओवरहाउल से बोलता है, ओवरहाउल तुम हार नहीं सकते। जब तुम यंग थे तब से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, मगर अगर आज तुम हार जाते हो तो मैं ड्रग्स और सीरम को ले जाऊंगा तुम्हारे प्लान को बचाने के लिए। और ऐसा बोलकर क्रोनो नाइफ से आइजावा पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ आमाजीकी आ जाता है, जिसके साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। और उसने मीरियो को अपने कंधे पर उठा रखा होता है और आमाजीकी अपने कॉर की हेल्प से क्रोनो को रोक देता है और बोलता है, तुम क्रोनो हो, है ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कॉर क्या है, तो इसे मुझ पर यूज़ करने का सोचना भी मत। और हम देखते हैं कि पुलिस का एक ऑफिसर क्रोनो को अरेस्ट कर लेता है। तभी वहाँ आसुई आती है और आमाजीकी से बोलती है, ये अच्छी बात है कि मीरियो ठीक है। और आमाजीकी उससे पूछता है, आसुई वहाँ क्या चल रहा है? जिस पर आसुई रिप्लाई करती है, मिडोरिया ओवरहाउल से लड़ रहा है। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओवरहाउल बेहोश पड़ा हुआ होता है और मिडोरिया और एरी उसके सामने खड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि एरी अपने पावर्स पर से कंट्रोल खो देती है, जिस पर मिडोरिया की बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, एरी का कॉर्क बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हासाकाई ग्रुप का बॉस ओवरहाउल से बोलता है, अब मैं समझा, तुमने इसलिए फाइट किया क्योंकि किसी ने हमारे ग्रुप को विलन्स का ग्रुप बोला। और वह आगे बोलता है, याकूजा सिविलियन से नहीं लड़ते। मुझे पता है कि तुम इस ग्रुप के रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर तुमने जो किया वो गलत था। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ओवरहाउल होश में आता है और वो मिडोरिया और एरी पर अटैक करता है। पर जैसे ही ओवरहाउल उन्हें टच करता है, एरी की पावर के कारण वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और उराराका ओवरहाउल को पकड़ लेती है। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है और उराराका से पूछती है, अभी यहाँ सिचुएशन कैसा है? जिस पर उराराका बोलती है, मैंने नाइट आई को सेफ प्लेस पर पहुँचा दिया है और हमने बाकी सबको इस जगह को खाली करने को बोल दिया है। और वह आगे बोलती है, मिडोरिया ओवरहाउल से लड़ रहा था पर अभी सिचुएशन सही नहीं लग रही है। और दूसरी तरफ एरी बोलती है, नहीं रुको, नहीं तो ये मर जाएगा। और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। और हम देखते हैं कि ये सीन बाकी सभी हीरोज देख रहे होते हैं और आइजावा आसुई को अपनी उंगली से इशारा करते हैं और आसुई आइजावा के सर को मिडोरिया की तरफ कर देती है और आइजावा अपने पावर्स का यूज़ करके एरी के पावर को कैंसिल कर देते हैं और एरी बेहोश हो जाती है। और सीन चेंज होता है और ड्रैगन पुलिस से बोलती है, बहुत से लोग घायल हो गए हैं, हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है और लीग ऑफ विलन्स के मेंबर भी यहीं कहीं होंगे, उन्हें ढूंढो। और हम देखते हैं कि बबल गर्ल नाइट आई के पास आती है और उन्हें देख के रोने लगती है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टोगा और ट्वाइस वहाँ से भाग रहे होते हैं और पुलिस वहाँ सारे विलन्स को पकड़ लेती है और जो हीरोज़ इंजर्ड होते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और मिडोरिया एरी को मेडिकल टीम को सौंप देता है और बोलता है, ये बेहोश हो गई है। जिस पर पुलिस चीफ बोलता है, ये ठीक हो जाएगी, इसे हॉस्पिटल में रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम्हें भी। और मिडोरिया नाइट आई को देखता है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और वो नाइट आई के पास आकर बोलता है, सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और नाइट आई मिडोरिया को देख के अपने मन में बोलता है, मिडोरिया मैंने जो फ्यूचर देखा था ये उससे डिफरेंट है। मैं समझा नहीं कि तुमने फ्यूचर कैसे चेंज कर दिया। और वो मिडोरिया से बोलता है, मिडोरिया तुमने फ्यूचर को चेंज कर दिया है। और मिडोरिया बोलता है, ऑल माइट उन्होंने कहा था कि वो जिएंगे और उन्होंने कहा था कि वो आपका सामना नहीं कर सकते, पर वो आपसे मिलना चाहते हैं। और मेडिकल टीम नाइट आई को वहाँ से ले जाती है और ड्रैगन मिडोरिया से बोलती है, आज बहुत से लोग इंजर्ड हुए हैं तो ये सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, पर तुमने अच्छा काम किया, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। और हमें मिडोरिया की आवाज़ सुनाई जाती है जो बोल रहा होता है, और इसके साथ एरी को बचाने का मिशन पूरा हुआ। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इंजर्ड विलन्स को हॉस्पिटल ले जा रही होती है और तभी वहाँ लीग ऑफ विलन्स के मेंबर आ जाते हैं और कंप्रेसर टोगा से फ़ोन पर बोल रहा होता है, जैसा तुमने कहा था ये यहाँ आ चुके हैं, ये सबसे छोटा रास्ता है याकूजा का घर से हॉस्पिटल तक का, तुम्हारा इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। जिस पर टोगा बोलती है, ट्वाइस ने मुझे कॉल करने का याद दिलाया था क्योंकि मैं मिडोरिया को देखने में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। और वह आगे बोलती है, हम वहाँ नहीं आ सकते तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा, हम एरी को तो नहीं ले पाए पर हम वो बुलेट ज़रूर ले सकते हैं। और सीन चेंज होता है और डाबी स्पिनर से बोलता है,
ओए छिपकली, थोड़ा धीरे चलाओ। जिस पर स्पिनर बोलता है, मैं कोई छिपकली नहीं हूँ, मेरा नाम स्पिनर है। और वो आगे बोलता है, मैंने स्टेन के लिए लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन किया था, मुझे भी ट्रू हीरो सोसाइटी चाहिए, पर अभी हम पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, ये स्टेन की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। दोस्तों, यहाँ स्पेन हीरो किलर स्टेन की बात कर रहा है। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और शिगाराकी बोलता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिनर। और हम देखते हैं कि डाबी अपने कॉर का यूज़ करके पुलिस पर अटैक करता है, पर प्रो हीरो सैंच अपने कॉर का यूज़ करके डाबी के अटैक को रोक देता है। जिस पर शिगाराकी बोलता है, मुझे लगा ही था कि वो किसी प्रो हीरो को ज़रूर भेजेंगे। और वो स्पिनर से गाड़ी को धीरे करने को बोलता है। फिर शिगाराकी स्नैच पर अटैक करने के लिए जंप करता है, पर स्नैच उसे अपने कॉर्क से रोक देता है और बोलता है, तुम जिसे भी टच करते हो उसे डिसइंटीग्रेट कर देते हो, है ना? पर तुम्हारा कॉर्क सैंड के आगे काम नहीं करने वाला। जिस पर शिगाराकी बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि कंप्रेसर अपने कॉर्क का यूज़ करके स्नैच पर अटैक करता है, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। और हम देखते हैं कि स्नैच उस गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस वाले को बचा लेता है। तभी उसके पीछे डाबी आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। और हम देखते हैं कि डाबी और स्नैच एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और तभी वहाँ कंप्रेसर अपने कॉर्क का यूज़ करके स्नैच को एक बॉल में कंप्रेस कर देता है। और फिर वो डाबी से बोलता है, तुम्हारा अटैक बहुत कमाल का था, पर सैंड चलता नहीं है। और हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले घायल होते हैं। और शिगाराकी ओवरहाउल के पास आता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ अगला लीडर कौन है? और ओवरहाउल बोलता है, क्या तुम मुझे मारने आए हो? और शिगाराकी रिप्लाई करता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, मैं तुमसे तुम्हारी कीमती चीज़ लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिससे तुम्हें बहुत नफरत है। और तभी वहाँ कंप्रेसर आता है और वो ओवरहाउल के एक हाथ को अपने कॉर्क का यूज़ करके कंप्रेस कर देता है, जिससे उसका एक हाथ गायब हो जाता है। और फिर शिगाराकी कॉर्क खत्म करने वाली बुलेट्स ले लेता है। और ये देखकर ओवरहाउल बोलता है, ये मेरा है। और शिगाराकी बोलता है, तुम्हें पता है, जो दूसरों का कॉर्क खत्म करना चाहता है उसके पास खुद का कॉर्क होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसा बोलकर शिगाराकी ओवरहाउल के दूसरे हाथ को टच करता है, जिससे ओवरहाउल का हाथ डिकम्पोज होने लगता है। और शिगाराकी आगे बोलता है, अगर मैंने तुम्हारे हाथ को नहीं काटा तो तुम डिकम्पोज हो जाओगे। और ऐसा बोलकर वो ओवरहाउल के दूसरे हाथ को भी काट देता है। और वो आगे ओवरहाउल से बोलता है, अब तुम कॉर्कलेस बन चुके हो और तुम्हारी सारी मेहनत अब हमारी हुई, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ओवरहाउल पास्ट के एक सीन को याद करके रोने लगता है। और लीग ऑफ विलन्स के मेंबर वहाँ से चले जाते हैं और सीन चेंज होता है। और हमें मिडोरिया की आवाज़ सुनाई जाती है, जो बोल रहा होता है, रिडेस्ट्रो के कॉर्क से बहुत सारे हीरोज और पुलिस के मेंबर्स घायल हुए, और जो हीरोज ठीक हैं वो एरिया पर नज़र रखे हुए हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ एक हीरो बोलता है, ओवरहाउल के अटैक के बाद भी यहाँ कैजुअलिटीज़ बहुत कम है, ये किसी मिरेकल की तरह है। जिस पर निजीरे बोलती है, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये मिडोरिया ने किया है। और वो आगे हीरोज से बोलती है, मिडोरिया ने डैमेज को कम करने के लिए स्ट्रैटेजी के साथ फाइट किया। उसने पहले ओवरहाउल को किक करके हवा में उड़ा दिया और फिर उस पर अटैक किया। और सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, जो बोल रहा होता है, जो इंजर्ड थे उन्हें पास के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और हम देखते हैं कि एक डॉक्टर मिडोरिया से बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारी बॉडी को एग्जामिन किया है और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है। और मिडोरिया डॉक्टर से पूछता है, मुझे दूसरों के बारे में बताइए, क्या वो ठीक हैं? तभी वहाँ आइजावा आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और मिडोरिया आइजावा को देखकर बोलता है, आप ठीक हैं? जिस पर आइजावा रिप्लाई करते हैं, हाँ, मुझे बस थोड़े से स्टिचेस लगे हैं। और वो मिडोरिया से बोलते हैं, मेरे साथ आओ। और हम देखते हैं कि मिडोरिया आइजावा के साथ जाने लगता है और आइजावा उससे बोलते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ पाया। जिस पर मिडोरिया बोलता है, कोई बात नहीं। और वो आइजावा से आगे बोलता है, प्लीज़ मुझे बताइए बाकी सब कैसे हैं? जिस पर आइजावा बोलते हैं, किरिशिमा की पूरी बॉडी पर बैंडेजेस बंधे हुए हैं, आमाजिकी के फेस का बोन टूट गया है और फैटगम के कुछ बोन्स टूट गए हैं, पर वो ठीक है। और रॉक लॉक भी ठीक है। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। और वो आइजावा से पूछता है, एरी का क्या हुआ? जिस पर आइजावा बोलते हैं, उसे अभी भी बुखार है और वो सो रही है, अभी के लिए उसे अकेला रखा गया है। और ये सुनकर मिडोरिया पूछता है, तो क्या इसका मतलब मैं उसे देख नहीं पाऊंगा? और आइजावा बोलते हैं, उन्होंने तुम्हारे बताए मुताबिक ये किया है जो उस समय वहाँ हुआ। इसका अपने कॉर्क पर कोई कंट्रोल नहीं है, अगर किसी के कुछ करने से इसका कॉर्क एक्टिवेट हो जाता है तो सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ। और वो मिडोरिया से आगे पूछते हैं, तो तुम उसे छू पाए क्योंकि तुम अपने बॉडी को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके रिवाइंड करने की स्पीड से भी ज़्यादा, है ना? और मिडोरिया बोलता है, हाँ। और आइजावा बोलते हैं,
बहुत कम लोग उसके कॉर्क के सामने खड़े हो सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कर भी सकता है तो ये कौन जानता है कि उसका पावर कितना है। हमें नहीं पता है कि उसकी लिमिट्स क्या है। और मिडोरिया बोलता है, मैं आपके कहने का मतलब जानता हूँ। अगर आपने उस समय उसे नहीं रोका होता तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होता। और हम देखते हैं कि ये सब बात करते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं, और आइजावा बोलते हैं उसे अपने कॉर्क को कंट्रोल करना सिखाना बहुत मुश्किल होगा, खासकर तब जब उसका कॉर्क सिर्फ लोगों पर काम करता है। जब तुम लाइव सब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हो तो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसका इमोशनल स्टेज भी एक फैक्टर है। और ये सब देखते हुए उसे अभी के लिए अकेला रखना ही समझदारी होगी, उसके लिए और हमारे लिए भी। और तभी वो चलते चलते अचानक से रुक जाते हैं और बोलते हैं, दूसरे शब्दों में, हम उस लड़की और उसके कॉर्क पर डिपेंड नहीं रह सकते। और ये सुनकर मिडोरिया सोच में पड़ जाता है कि आखिर आइजावा के कहने का मतलब क्या है। और आइजावा आगे बोलते हैं, हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। और ये बोलते हुए वो एक गेट के पास पहुंचते हैं और मिडोरिया से बोलते हैं, अब चलो, बाकी के लोग भी यहाँ हैं। और मिडोरिया उस रूम में ऑल माइट को देखता है, और हम देखते हैं कि वहाँ बबल गर्ल, सेंटरपीट और रिकवरी गर्ल भी होते हैं। और उन्हें देखकर मिडोरिया पूछता है, आप सब यहाँ क्यों हैं? जिस पर बबल गर्ल रोते हुए बोलती है, मैंने ऑल माइट को बुलाया क्योंकि सर इन्हें बहुत एडमायर करते हैं। और वहाँ खड़ा डॉक्टर बोलता है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये कोई चमत्कार ही है कि ये अभी तक जिंदा है। और रिकवरी गर्ल बोलती है, मेरी हीलिंग भी इसे नहीं बचा सकती, इसकी इंजरीज कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और डॉक्टर आगे बोलता है, मुझे माफ़ करना, मगर तुम्हें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और हम नाइट आई को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ होता है और बैंडेजेस और बाकी इक्विपमेंट से बंधा हुआ होता है। और नाइट आई को इस हालत में देखकर ऑल माइट बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो। और ऑल माइट की आवाज़ सुनकर नाइट आई अपनी आँख खोलता है और बोलता है, क्या ये आप हैं ऑल माइट? अब जब मैं मरने वाला हूँ तब आप मुझसे बात करने आए हैं? और ऑल माइट बोलते हैं, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या बोलना है, मैं गलत था। तभी मिडोरिया रोते हुए बोलता है, नाइट आई आप प्लीज़ मत जाइए। और नाइट आई ऑल माइट से बोलता है, मैंने आपको कभी इतना प्यार से बात करते हुए नहीं सुना, मगर जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं बस चाहता था कि आप खुश रहें, और जब आपने किस्मत से लड़ने का फ़ैसला किया तो मैं। तभी ऑल माइट उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं, तुम्हें भी लड़ना चाहिए, प्लीज़ मुझे चांस दो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो मैंने किया है। और ये सुनकर नाइट आई बोलता है, आपको कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूँ जिसमें आप मर जाएंगे। मैंने उन सभी रास्तों को देखा जिससे मैं फ्यूचर को बदल सकूं। मैंने कोशिश की मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर आज जहां मैं फेल हुआ वहीं मिडोरिया सक्सेसफुल रहा। मुझे लगता है इसका एनर्जी से कुछ लेना देना है जो हमारे थॉट्स में होते हैं। दृढ़ विश्वास जो इतना स्ट्रांग होता है, जो किसी डाउट के लिए कोई जगह नहीं रखता और अपने उसी विश्वास के लिए लड़ता है जो उसने सोचा है। ये बस मिडोरिया नहीं था, वहाँ हर कोई जानता था कि वो क्या कर रहा है। और उन सभी लोगों की एनर्जी मिडोरिया में ट्रांसफ़र हुई और फिर रिलीज़ हुई। और वो मिडोरिया को देखकर बोलता है, तुमने मेरी सोच बदल दी है, तुमने मुझे दिखाया है कि फ्यूचर बदला जा सकता है, और ये मेरे लिए काफ़ी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मीरियो भी आता है और रोते हुए बोलता है, सर प्लीज़ मत जाइए। और उसे देखकर नाइट आई बोलता है, मीरियो मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम फेल हो गए। तभी मीरियो रोते हुए बोलता है, ऐसा मत बोलिए, आप हमेशा मुझे सिखाने के लिए थे और ये भी बताने के लिए थे कि कैसे स्ट्रांग बने। आज मैं जो भी हूँ वो बस आप ही के कारण हूँ। क्या आप देख नहीं सकते? मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। और ये सुनकर नाइट आई अपने मन में बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। शुरुआत में मैं बस यही सोचता था कि तुम वन फॉर ऑल के लिए एक अच्छे वेसल हो, मगर तुमने मुझे फॉलो किया, तुमने मुझ में बिलीव किया और तुम मेरे प्राइड बने। और वो मीरियो को टच करके अपना कॉर्क एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मुझे वो फ्यूचर देखना है जिसमें तुम हीरो बनो। और वो मीरियो से बोलता है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम एक बहुत अच्छे हीरो बनने वाले हो, ऐसा जिसे आज तक इस दुनिया ने कभी नहीं देखा है। और ये फ्यूचर का वो पार्ट है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत करो और स्माइल करना हमेशा याद रखना, क्योंकि बिना इसके इस दुनिया का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि नाइट आई की पल्सेस रुक जाती हैं। और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।